नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारी विरासत और इस पुस्तक का अध्याय 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है झारखंड की संस्कृति। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे और झारखंड की चित्रकारी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ एक सूची दी गई है बच्चों, ये आपकी पुस्तक में भी दी गई है। इसको आप क्रम से पढ़िएगा और यहाँ की भाषा और उनके साहित्यकार के बारे में जानिएगा और उनकी रचनाओं के बारे में भी जान लीजिएगा। बच्चों, ये हैं विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी यानी कि डॉक्टर BP केसरी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने कई पुस्तकें नागपुरी भाषा में लिखी। इनकी प्रमुख कृतियों में नागपुरी भाषा और साहित्य, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ, कुछ सूत्र, चरित्र निर्माण, नेरुआ लोटा उप सांस्कृतिक अवधारणा और झारखंड के सदान इत्यादि हैं। इन्होंने झारखंडी भाषा, साहित्य और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। बच्चों, झारखंड के हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं। झारखंड में हिंदी भाषा में रचित साहित्य समृद्ध एवं संपन्न है। यहाँ के हिंदी साहित्य को गद्य एवं पद्य में विभाजित किया जा सकता है। गद्य बच्चों कहानियों की साहित्य को कहते हैं और पद्य कविताओं की साहित्य को कहते हैं। अब गद्य साहित्य के बारे में जानिए। बच्चों, कहानी हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार वैद्यनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को माना जाता है, जबकि राधा कृष्ण द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिनका नाम सिन्हा साहब था। उनके अन्य कहानी संग्रहों में रामलीला जो कि 1946 में प्रकाशित हुई, सजला 1951 में, गेंद और गुलाब 1975 में आदि प्रकाशित हुए हैं। अन्य कहानीकारों में द्वारिका प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल, मोल श्री जिनको कहते हैं, भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन थे। शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी। उनकी कहानी संग्रह है आदि अनादि इत्यादि, कालिक पुराण। श्रवण कुमार गोस्वामी, दिनेश्वर प्रसाद, रीता शुक्ला, रतन वर्मा, प्रहलाद चंद दास, जयनंदन, पंकज मित्र इत्यादि झारखंड के हिंदी साहित्य में काफ़ी सम्मानित नाम हैं। बच्चों, अब उपन्यास के बारे में जान लीजिए। 1906 ईस्वी में प्रकाशित राजपूती शान रामचीन सिंह वल्लभ का उपन्यास है, जिसे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित अधिकतर उपन्यास लिखे हैं। हवलदारी राम गुप्त हलधर का कंगाल की बेटी, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का घेरे के बाहर, महुआ माझी का मैं, बोरीसाइल्ला, रणेंद्र कुमार का गायब होता देश इत्यादि चर्चित उपन्यास है। बच्चों, पद्य साहित्य के बारे में जानते हैं। पद्य साहित्य में वैद्यनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा प्रारंभिक रचनाकारों में से उल्लेखनीय हैं। इनमें चिरंजी लाल वर्मा हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखा करते थे, जबकि अन्य कवि पुरानी शैली की कविताएं लिखा करते थे। वचनदेव कुमार की काव्य कृतियाँ यह मस्ग, पृथ्वी पुत्री, ओ जन्मा सुनो आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त वालदेंदु शेखर तिवारी, अनुज लुगुन, निर्मला पुतुल, मंजू शर्मा आदि ने भी झारखंड के हिंदी पद्य साहित्य को समृद्ध किया है। बच्चों, ये चित्र है डॉक्टर कामिल बुल्के का। डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार थे। मूलतः यह बेल्जियम के रहने वाले थे। उन्हें हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। बाइबल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद उन्होंने ही किया था। उनके द्वारा तैयार शब्दकोश इंग्लिश हिंदी अत्यंत लोकप्रिय कृति है। उनकी रचनाओं में राम कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। बच्चों, अब हम लोग झारखंड के चित्रकारी के बारे में जानेंगे। यहाँ आप झारखंड के कुछ चित्रों को देखिए। प्राचीन भारत में विविध ललित कलाओं में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था।
चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। भारत में चित्रकला का उद्भव प्रागैतिहासिक युग में हो गया था। झारखंड में चित्रकारी को लोग बहुत ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संथाल जनजाति में चित्रांकन एक लोक कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। जादो पटिया शैली काफ़ी प्रचलित शैली है। इसको आप ध्यान से सुनिए बच्चों, ये आपसे पूछा जाएगा कि जादो पटिया क्या है। संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक कथा में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं की प्रस्तुति की जाती है। उन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। यह कला पहले वंशानुगत हुआ करती थी, मतलब जिस परिवार में यह होता था उसके ही बच्चे करते जाते थे। इस शैली में सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता है। इस पर 4 से लेकर 16 चित्र तक बनाए जाते हैं। चित्रों में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जंगल, झरनों और पहाड़ों के बीच बसने वाले लोगों का जीवन प्रकृति के सहज सौंदर्य से प्रेरित होता है। उनका सौंदर्य बोध उनके घरों की सजावट में प्रतिबिंबित होता है, मतलब दिखता है। आमतौर पर साफ सुथरे घरों की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप और मिट्टी तथा वनस्पति से प्राप्त रंगों से उकेरी जाने वाली आकर्षक आकृतियाँ इनके समाज का सहज सरल जीवन में निहित कला और सौंदर्य बोध का प्रमाण है। फिलहाल छोटा नागपुर की जनजातियों की कोहबर और सोहराय कलाएं जिंदा हैं। आदिवासी संस्कृति की दीर्घ परंपरा के रूप में विकसित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास भी चल रहे हैं। कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंध के विविध पक्षों का चित्रण होता है। वहीं सोहराय कला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। हजारीबाग जिले के जंगलों की गुफाओं में चट्टानों पर इस प्रकार के पाषाणकालीन शैल चित्र देखने को मिलते हैं। पत्थर पर बने हैं इसलिए शैल चित्र कहलाते हैं। आज भी हजारीबाग जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में लुप्त प्राय होती बिरहोर जनजाति के घरों, जिसे कुंबा कहा जाता है, कि दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने चित्रों में कोहबर कला की विशेषताएं प्रतिबिंबित होती है, यानी कि दिखती है। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है। यह चित्रकारी घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों और नारी प्रतीकों की अनूठी चित्रकारी के रूप में की जाती है। कोहबर का सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा, मतलब शादी होने के बाद पति और पत्नी। कोह का अर्थ गुफा होता है और वर का अर्थ विवाहित दंपति, इसी को मिलाकर हो गया कोहबर। सोहराय भी छोटा नागपुर की जनजातियों की प्राचीन चित्रकला है। यह प्रसिद्ध पर्व सोहराय से भी जुड़ी है। सोहराय पर्व दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराय चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। कोहबर की तरह सोहराय चित्रकला भी आदिवासी औरतों में परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। कोहबर में देवी का विशेष चित्रण मिलता है, जबकि सोहराय में कला के देवता प्रजापति या पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। उसका शरीर डमरू की आकृति का होता है। चित्रण शैली के लिहाज से कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय की दो अलग अलग शैलियां हैं। बच्चों, यहाँ आपको सोचने के लिए दिया गया है झारखंड के और किन किन क्षेत्रों में कोहबर और सोहराय का प्रचलन मिलता है, पता लगाना है। तो बच्चों, इन बातों को आप पुस्तकों में पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा और शब्दों को समझते हुए पढ़िएगा, ताकि आपको ये पाठ समझ में आए और आपको यहाँ की संस्कृति विरासत पर गर्व हो। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।